हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो नीट जेई एम्स में आए हुए हैं। आज हमारा पार्ट 2 है। 15 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट 1 में डिस्कस किए थे और नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। एम्स 2012 का ये क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन द सीरीज एलसीआर सर्किट इज एनालॉगस टू ड्राइविंग फोर्स एफ टी इन मैकेनिक। आप देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर सीरीज एलसीआर सर्किट का ड्राइविंग फोर्स मैकेनिक्स का, मतलब मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैकेनिकल में जो ऑसिलेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर एलसीआर सर्किट में जो ऑसिलेशन हो रहा है उनका कंपैरिजन करना है, उनकी इक्वेशन को कंपेयर करके क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। क्वांटिटीज जो मैकेनिक्स में होती है और इलेक्ट्रिक में कौन सी क्वांटिटीज हैं वो कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। देखो, मैकेनिकल डैम्पिंग सिस्टम कैसा होता है। मैकेनिकल डैम्पिंग सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू एफ अपॉन एम। यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, बी डैम्पिंग कांस्टेंट है, एम मास होता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो या फोर्स कांस्टेंट, और एफ यहाँ पर फोर्स है। सीरीज एलसीआर सर्किट में जो ऑसिलेशन की जो इक्वेशन बनेगी वो सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए इस तरह से बनेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट इस तरह से इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी क्यू एंड वी बाई एल, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें। ये मैकेनिक की इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ये मैकेनिक की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इलेक्ट्रिक की डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑसिलेशन की, राइट। तो आप देखो, सबसे पहले कंपेयर करें एक्स को, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह इस इलेक्ट्रिक इक्वेशन में चार्ज आता है। तो जहां डिस्प्लेसमेंट मैकेनिक्स में है तो चार्ज इलेक्ट्रिक में है, क्लियर। उसके बाद आप देखो बी डैम्पिंग कांस्टेंट, तो डैम्पिंग कांस्टेंट इसमें क्या आएगा, आर। डैम्पिंग कांस्टेंट डैम्प करता है, रोकता है, तो इसमें क्या आएगा, रेजिस्टेंस, राइट। अब आप एम देखो, एम की जगह आ रहा है एल, मतलब मास की जगह आएगा सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन कोफिशिएंट। देन आप देखो एम की जगह तो एल आ ही रहा है, एम और एल। अब के इक्वल्स टू क्या है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन सी। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन सी इन सीरीज एलसीआर सर्किट। देन उसके बाद देखो फोर्स, ये रहा फोर्स, और फोर्स यहाँ पर पोटेंशियल के इक्वल है, वोल्टेज के इक्वल है। तो मैकेनिक्स में जो काम फोर्स करता है, इलेक्ट्रिक में वो काम पोटेंशियल करता है। तो आपको पता है ऐसे पोटेंशियल का दूसरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जैसा मैकेनिक्स में फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए, वैसे इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल या ईएमएफ रेस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो करने के लिए। मैकेनिक्स का एफ इलेक्ट्रिक में वोल्टेज के इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक कॉइल दे दी, सेल्फ इंडक्टेंस एल है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब बी। एक बल्ब सीरीज एलसीआर सीरीज में एल के साथ लगा रखा है। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज व्हेन, तो ब्राइटनेस बल्ब की कब डिक्रीज होगी ये आपसे पूछा है, राइट। अब बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल का जो इंपीडेंस होता, रिएक्टेंस होता है एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू होती है एल ओमेगा। भाई जो सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम एक्सएल की बात करें तो एक्सएल इक्वल्स टू क्या होगा, एल ओमेगा। अब एक्सएल किस पे डिपेंड करता है, एल पे और ओमेगा पर, राइट। अब एल की बात करें अगर, तो एल का फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एल अगर इंक्रीज होगा तो एक्सएल भी इंक्रीज होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, इसने बोला है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस। ब्राइटनेस बल्ब की कब डिक्रीज होगी, जब उसमें फ्लो होने वाला करंट जो होगा वो कम होगा। तो करंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे I इक्वल्स टू V अपॉन एक्सएल, राइट। ब्राइटनेस को डिक्रीज करना है तो ब्राइटनेस डिक्रीज करने के लिए हमें एक्सएल को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सएल बढ़ेगा तो I कम होगा, I कम होगा तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो ब्राइटनेस कम करनी है बल्ब की, इसका मतलब सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को भी हमें कम करना पड़ेगा, और सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कम करना है तो एक्सएल को बढ़ाना पड़ेगा। और एक्सएल इटसेल्फ किस पे डिपेंड करता है, एक्सएल करता है एल और ओमेगा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहला ऑप्शन है आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। अगर कॉइल में कोई भी मीडियम इंसर्ट करेंगे तो उसका म्यू इफेक्ट करेगा। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग
एल की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे म्यू नॉट है तो एयर के लिए आता है, आयरन के लिए म्यू आएगा, म्यू फॉर आयरन, तो म्यू अपने आप यहां पर बढ़ जाएगा। तो म्यू बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, और एक्सएल अगर बढ़ गया तो आई क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। और ऑप्शन देखते हैं, देखो सेकंड ऑप्शन बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीज। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूंगा, ओमेगा को डिक्रीज करूंगा, तो एक्सएल क्या होगा, डिक्रीज। हमें तो एक्सएल को बढ़ाना था, एक्सएल डिक्रीज नहीं करना था। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करूंगा तो एक्सएल डिक्रीज हो जाएगा, तो करंट बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस। अब नंबर ऑफ टर्न्स ये रहा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं रिड्यूस करता हूं तो एल भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। एल रिड्यूस होगा तो एक्सएल भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और एक्सएल हमें रिड्यूस नहीं करना है, हमें एक्सएल को इंक्रीज करना था, क्योंकि एक्सएल अगर रिड्यूस हुआ तो करंट बढ़ जाएगा और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। फोर्थ, अ कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्सी इक्वल टू एक्सएल इज इंक्लूडेड इन सेम सर्किट। अब इस सर्किट में अगर आप सी भी लगा दोगे, कैपेसिटर लगा दोगे और एक्सी एक्सएल की कंडीशन लाओगे, तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। और रेजोनेंसी कंडीशन में आपको पता है रेजिस्टेंस इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट देखो, एम्स 2013 का क्वेश्चन है, इन पैरेलल एलसीआर सर्किट स्प्रिंग कांस्टेंट के एनालॉगस टू। अब ये वही जो 12 में क्वेश्चन आया था वो सेम क्वेश्चन 13 में भी है, मगर सर्किट यहां पे चेंज हो गया है। तो सीरीज सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट तो हमने पढ़ा, पैरेलल एलसीआर सर्किट क्या होता है, इसके लिए आपसे क्या पूछा जाता है, तो पहले हम थोड़ा सा पैरेलल सर्किट डिस्कस कर लें। पैरेलल एलसीआर सर्किट, पैरेलल एलसीआर सर्किट देखो, ये सर्किट है पैरेलल एलसीआर सर्किट। इस तरह से, तो पैरेलल एलसीआर सर्किट, ये देखो अप्लाइड वोल्टेज होगा V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है पैरेलल में करंट सेम होता है कि वोल्टेज, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया वो सब तीनों पर, तीनों कंपोनेंट्स पर इक्वली अप्लाई होगा। तो पैरेलल एलसीआर सर्किट का पहला कॉन्सेप्ट होगा सेम वोल्टेज ऑन ईच एंड एवरी कंपोनेंट, राइट। तो वोल्टेज सेम है बट करंट क्या होगा, करंट सेम नहीं होगा, करंट होगा आई की वैल्यू IL, IC, IR इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बनाए, तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा पैरेलल सर्किट का देखें, तो वोल्टेज जो अप्लाई किया हमने V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो V को तो हमने रख दिया एक्स एक्सिस पर। अब वोल्टेज अगर हमने एक्स एक्सिस पर रख दिया तो हमें करंट ड्रॉ करना है, क्योंकि करंट तीन अलग अलग हैं। कौन सा करंट, वोल्टेज मतलब VR के, इस V इक्वल्स टू VR कह सकते हो आप, यही VR है, यही VL है, यही VC है, यही VR है इक्वल्स टू VL है और इक्वल्स टू VC है, सबका वोल्टेज एक ही है। ठीक है, तो कौन सा करंट वोल्टेज के, वोल्टेज मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के सेम फेज में होता है, तो वो होता है IR। तो करंट IR VR के साथ होगा, IR V के साथ होगा। बट जहां तक बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो ये करंट जो यहां ड्रॉ होगा ये होगा IC, और इंडक्टर में करंट लैग करता है तो यहां आएगा IL। तो ये फेजर डायग्राम होता है पैरेलल सर्किट का। अब सेकेंड पॉइंट में हम करंट निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू टोटल करंट जो आएगा I, आपको पता है टोटल करंट ये रहा I, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तो करंट आ जाएगा IR, IL, IC। जैसा सीरीज में हमने वोल्टेज लिया था V इक्वल्स टू VR, VL, VC। ठीक है, तो इसमें करंट को जैसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको पता है एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट को वेक्टर की तरह लिया गया है, इसलिए हम इसका फेजर डायग्राम भी बनाते हैं। तो आपको पता है IL और IC में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, IL और IC में 180 का फेज डिफरेंस है। दिख रहा है आपको डायग्राम, देखो IL और IC, IL नीचे है, IC ऊपर है।
तो 180 डिग्री पर हम क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो 180 डिग्री पर अगर आप डिफरेंस लोगे तो ये आ जाएगा I इक्वल्स टू आई आर प्लस IL माइनस IC। अभी जो IL माइनस IC होगा, सपोज IL अगर बड़ा है तो IL माइनस IC होगा, और IC बड़ा होता तो IC माइनस IL होता। अब IL माइनस IC जो होगा वो यहां पर आएगा। तो IL माइनस IC और IR में कितना एंगल हो गया, इनके बीच में एंगल हो गया 90। तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर। ये करंट की इक्वेशन है। वोल्टेज सीरीज एलसीआर सर्किट में वोल्टेज की इक्वेशन ऐसी आई थी, V इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब वोल्टेज हमने निकाला था, तो उसके बाद हमने क्या निकाला था, इंपीडेंस निकाला था। तो इसमें देखो आप क्या निकालोगे, I की वैल्यू मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई आपको। अब I इक्वल्स टू होता है V अपॉन Z इक्वल्स टू अंडर रूट में IR इक्वल्स टू होगा V अपॉन R प्लस IL इक्वल्स टू होगा V अपॉन XL और IC इक्वल्स टू होगा V अपॉन XC स्क्वायर। ठीक है, तो V तो कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, V की वैल्यू कैंसिल कर दी, तो हमें हमारे पास 1 अपॉन Z की वैल्यू मिल गई। 1 अपॉन Z की वैल्यू आपको मिली है यहाँ पर। तो 1 अपॉन Z की वैल्यू क्या होगी, देखो ये आएगा अंडर रूट में 1 अपॉन R स्क्वायर है, 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर होगा V, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, V बाहर लेंगे कॉमन तो V आ जाएगा, V से भी कैंसिल होगा। तो 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन XC का स्क्वायर। इस रिलेशन से हम Z निकाल सकते हैं पैरेलल LCR सर्किट का। Z निकलेगा और 1 अपॉन Z को हम बोलते हैं Y होता है एडमिटेंस। तो थर्ड पॉइंट में हमने क्या निकाला, Z का इनवर्स मींस एडमिटेंस। एडमिटेंस होता है Y इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन Z। द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। तो एडमिटेंस निकलता है बिकॉज 1 अपॉन Z निकल रहा है। यहां से Z का फॉर्मूला नहीं बनाया हमने, 1 अपॉन Z का फॉर्मूला बनाया, तो उसको Y बोलते हैं एडमिटेंस। तो ये है पैरेलल LCR सर्किट, ये इसका फेजर डायग्राम, ये करंट की इक्वेशन और ये इम्पीडेंस का इनवर्स Y। तो ये कुछ चीजें पैरेलल सर्किट की हमें पता होनी चाहिए। अब न्यूमेरिकल में आपको पैरेलल सर्किट के लिए जो ऑसिलेशन होगा उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है वो देख लेते हैं। अब देखो इक्वेशन बनानी है हमें इक्वेशन बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको मैकेनिक्स से कंपैरिजन करना है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा पहले फर्स्ट पेज पे हमने क्या पढ़ा था, ये इक्वेशन बनाई थी, बट ये कौन सा सर्किट था यहाँ पर, सीरीज। ये वाला सर्किट आपका सीरीज था। एम्स 2012 में सीरीज का सर्किट के लिए मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिक को कंपेयर किया था, तो ये हमने कंपैरिजन किया। तो मैकेनिकल इक्वेशन तो वही है, मैकेनिकल की डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही है, बट पैरेलल में ये इक्वेशन कैसे आएगी वो देखते हैं, और क्या आएगी फिर हम उसको कंपेयर करें वैल्यू से। तो पैरेलल में देखो I इक्वल्स टू IR IL IC है, तो I इक्वल्स टू IR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR की जगह हम लिखेंगे V अपॉन R, राइट, IR की जगह V अपॉन R। अब L की जगह क्या लिखेंगे, अब जो रिलेशन यहाँ पे लिए गए हैं देखो क्या है, फाई इक्वल्स टू LI, फाई इक्वल्स टू LI, ये इंडक्टर के लिए रिलेशन आता है, और Q इक्वल्स टू CV, और करंट जो IC चाहिए हमें वो आ जाएगा dQ बाई dt से। कैपेसिटर के लिए ये रिलेशन लगाओगे, इंडक्टर के लिए ये रिलेशन लगाओगे, तो यहां पे हम करंट की इक्वेशन, करंट की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। तो IL की वैल्यू क्या रखूं, ये रिलेशन लगाता हूं तो ये आएगा फाई अपॉन L, और IC की जगह मैं क्या रखूं, IC की जगह रखूं dQ बाई dt, तो IC की जगह रख दिया dQ बाई dt, और Q इक्वल्स टू कैपेसिटर के लिए क्या होता है CV, I इक्वल्स टू dQ बाई dt होता है, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा CV, तो मैंने CV रख दिया, राइट। अब आप देखो, अब मैं जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं V का, वोल्टेज की जगह मैं लिखूंगा d फाई बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इक्वल्स टू वोल्टेज।
रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इक्वल्स टू वोल्टेज, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ वोल्टेज है वहाँ पर हम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स को अप्लाई करेंगे। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 1/r, यहाँ आ गया डी फाई बाई डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, प्लस यहाँ पे तो फाई है 1/l, ये आ गया फाई, और यहाँ पर c अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचता है dv बाई डी टी, और v की वैल्यू क्या है, d फाई बाई डी टी, तो यहाँ पर आ जाएगा d स्क्वायर फाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो पैरेलल सर्किट में जो इक्वेशन आ रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फ्लक्स की बन रही है। तो इक्वेशन ऐसे लिखोगे, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर मल्टीपल में क्या है, c है, मल्टीपल में c है, प्लस 1/r डी फाई बाई डी टी, 1/r डी फाई बाई डी टी, प्लस 1/l इंटू फाई इक्वल्स टू हो गया आई। ठीक है, बट इक्वेशन में हमें डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पर c है, c को आप ओवरऑल इक्वेशन में डिवाइड कर दो, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर फाई अपॉन डी टी स्क्वायर। मैं आपको पूरी इक्वेशन बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि इक्वेशन आपको याद रहे, इस इक्वेशन बनाना आपको याद रहे, इसको रटना नहीं पड़े आपको इस इक्वेशन को, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो सीरीज पूछा था एम्स में 12 में, फिर 13 में पैरेलल का पूछ लिया, एक क्वांटिटी पूछ लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वांटिटी पूछ लें। तो अलग अलग क्वांटिटीज हैं इसमें। यहाँ पर आ जाएगा 1/RC डी फाई बाई डी टी, प्लस यहाँ आ जाएगा 1/LC, और यहाँ आ गया फाई इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा I/C। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी पैरेलल LCR सर्किट की। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है मैकेनिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो मैकेनिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूं, मैकेनिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन, SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये मैकेनिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है, पैरेलल एलसीआर सर्किट की डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करो तो आपको क्वांटिटीज को कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ गया, फ्लक्स। अगर आपसे पूछ लें कि पैरेलल एलसीआर सर्किट में जो फ्लक्स होता है वो मैकेनिक्स के कौन सी क्वांटिटी के इक्वल होगा, तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट। देन आप नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर m को कंपेयर करें। सबसे पहले m, तो m जो होगा, m ये रहा डिवाइड में, तो यहां पर है c, मतलब पैरेलल एलसीआर सर्किट में कैपेसिटेंस जो होता है वो मास की तरह बिहेव करता है, राइट। तो m आ गया। अब m आ गया हमारे पास, तो m यहां पे भी है, ये रहा c आपके पास m, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट b बाय m लिखा हुआ है, तो m ये रहा आपके पास, m यहां पे भी है c। तो सारे m को मैं c से रिप्लेस कर देता हूं, यहाँ c जो है वो m है अपने पास। तो बाकी क्वांटिटीज हम कंपेयर कर सकते हैं। बताओ फोर्स किसके इक्वल आएगा भी, फोर्स किसके इक्वल है, ये फोर्स है, और ये किसके इक्वल आया, फोर्स वहां से करंट लेंगे I के इक्वल आएगा, ठीक है। फिर आप देखो K हो गया आपका फोर्स कांस्टेंट, K आपका फोर्स कांस्टेंट है, ये K है, और K हम कंपेयर करें वहां पर, तो वहां पर लिखा हुआ है 1/L, तो 1/L। तो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, 1/L के। तो आपका जो न्यूमेरिकल था 2013 का, उसमें आपसे क्या पूछा था, देखें हम, ये पैरेलल एलसीआर सर्किट में स्प्रिंग कांस्टेंट K एनालोगस टू, तो K मैकेनिक्स में किसके इक्वल होगा, 1/L के। हमने सॉल्व किया अभी, K किसकी जगह आया था, 1/L के। कैसे लिखा था, आपके वहां लिखा था K/M, और यहां पर आपके लिखा था 1/LC, तो M की जगह तो C हो गया, तो K की जगह क्या आएगा, 1/L। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका थर्ड। क्लियर। तो ये भी आपका पैरेलल एलसीआर सर्किट, मैंने आपको पैरेलल एलसीआर सर्किट के बारे में बताया और उसका मैकेनिक्स से कंपैरिजन बताया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एम्स 2013 का ही है। कंसीडर फॉलोइंग आरएलसी सर्किट द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना है। क्या हो सकता है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, अब मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप के लिए करंट आपका मैक्सिमम होना चाहिए,
और मैक्सिमम करंट कब मिलता है? जब सर्किट में क्या हो? रेजोनेंस। अब देखो आई मैक्स सबसे पहले निकालें, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है तो करंट में मैक्सिमम होना चाहिए, और आई मैक्स की वैल्यू होती है V अपॉन जेड मिनिमम, जो R के इक्वल होता है। तो वोल्टेज कितना है? पीक वोल्टेज कितना है आपके पास यहाँ पर? 5, राइट। और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 20 ओम। तो आप देखो इसमें अपने पास इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन में आपको वोल्टेज दे दिया 5 साइन मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है, तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पूछा है, तो VL मतलब यहाँ पे आई मैक्स चाहिए इंटू एक्सएल। आई मैक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्सएल से। VL मैक्स कब होगा? आई मैक्स इंटू एक्सएल। और आई मैक्स हम निकाल सकते हैं, आई मैक्स में V मैक्स पुट करो, V मैक्स कितना है? पीक वैल्यू वोल्टेज 5 की है। और मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होता है? वो होता है मिनिमम इंपीडेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस के इक्वल। तो जैसे यहां पर आपको चाहिए था Z मिनिमम, तो Z मिनिमम इक्वल्स टू R होता है, और R की वैल्यू दे रखी है 20, तो ये आ गया आपके पास 1/4। तो आई मैक्स जो मिलेगा वो मिलेगा 1/4। अब आपको चाहिए VL मैक्सिमम, VL की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो VL की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें आई मैक्स लेना पड़ेगा इनटू एक्सएल करना पड़ेगा। भाई एक्सएल तो फिक्स होता है, एक्सएल थोड़ी मैक्सिमम ले सकते हैं। एक्सएल मतलब कॉइल का जो भी इंपीडेंस होगा, कॉइल का सॉरी रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आई मैक्स की वैल्यू तो है 1/4, एक्सएल की वैल्यू होती है L ओमेगा, आई मैक्स इंटू L ओमेगा। अब L गिवन है, यहां पर देखो L कितना गिवन है? L गिवन है 0.5 हेनरी, तो L गिवन है 0.5, तो L की जगह रख दिया 1/2। और ओमेगा कितना गिवन है? ओमेगा इक्वेशन से डायरेक्ट निकालना है, ओमेगा कितना है? 100, तो यहाँ 100 रख देंगे हम, राइट। तो 100 आ गया, तो आप देखो 4 से कैंसिल करें 100 को, तो ये 25 हो गया, 25/2, तो VL मैक्सिमम आ जाएगा 12.5 वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस हो सकता है वो है 12.5 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 3rd। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑपरेट्स एट 12 एम्पियर, ये आपका क्वेश्चन, ये भी एम्स 2013 का ही है, 2013 एम्स। So, electric device operate at 12 ampere current and 120 volt DC. If it is connected with 250 volt and 30 hertz AC, the power consumption. अब पावर कंजम्पशन जब ये काम करता है DC के साथ तब इसका बिहेवियर, और अब काम करना है इसको AC के साथ, वोल्टेज अलग हो गया, पावर कंजम्पशन पूछा है। तो पावर कंजम्पशन के लिए आप देखो ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस आप ऑपरेट करा रहे हो DC के साथ, इसका रेजिस्टेंस हमें चाहिए होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमें आप काम आएगा एसी सर्किट में। तो 120 वोल्ट है, 12 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है डिवाइस में, तो आप V इक्वल्स टू IR लगाओ सबसे पहले डीसी के लिए। V कितना लगाया था? 120। करंट कितना फ्लो होता है उसमें? 12। तो उसका रेजिस्टेंस जो उस करंट को कंट्रोल करता है वो मिल गया हमें, 12 से 12 कैंसिल कर दें तो 10 ओम। जो डिवाइस है ना उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तभी तो 120 का वोल्ट का 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। वोल्टेज अपॉन आर से करंट आता है। अब ये रेजिस्टेंस लेके जाएंगे, मतलब ये डिवाइस लेके जाएंगे एसी के साथ कनेक्ट करेंगे, और क्या है इसका एसी का वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट, और 38 सप्लाई है। बट हमें तो रेजिस्टेंस के लिए बात करनी थी, तो रेजिस्टेंस मिल गया आर, राइट। तो आर मिल गया, तो पावर इन एसी सर्किट वो निकाल सकते हैं हम इजीली। पावर का फॉर्मूला होता है V² अपॉन आर। आई हमारे पास नहीं है, V² अपॉन आर, ठीक है। अगर आई होता तो VI लेते या I²R लेते, बट हमने लिया V² अपॉन आर। तो AC के लिए पावर का फॉर्मूला V² अपॉन आर लगाया, तो वोल्टेज कितना आया? 250 वोल्ट। अब 250 वोल्ट वोल्टेज है, तो इसको 250 इंटू 250 करेंगे, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? आप देखो 25 इंटू 25 कर लिया, ये स्क्वायर करके यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हो, वैल्यू आपको मिल जाएगी इसकी पावर की। ये वैल्यू मिल गई 6250 वॉट।
तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, पावर का फॉर्मूला सिंपल लगाना था, पहले डीसी वाले सर्किट से इसका रेजिस्टेंस निकालो और उसको एसी में हमने यूज कर लिया। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द ऑसिलेशन, देखो वापस कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑसिलेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम डैम्ड मैकेनिकल सिस्टम with those in parallel RLC circuit connected to external source, the damping coefficient is found to be analogous to। तो damping coefficient यहाँ पर किसके इक्वल आएगा वो आपसे पूछा है इसमें। तो damping constant अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर तो आप बताओ किसके इक्वल आएगा। हमने कंपैरिजन किया था damping constant को, तो damping constant किसके इक्वल आता है। damping constant कौन सा सर्किट है, सीरीज है पैरेलल है, पैरेलल है, तो पैरेलल एलसीआर सर्किट में डैम्पिंग कांस्टेंट कंपेयर किया था हमने। मैं वापस वो पेज निकाल देता हूं, आप खुद बताएं आंसर। देखो ये है आपका कंपैरिजन पैरेलल एलसीआर सर्किट का। तो डैम्पिंग कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा बताएं इसमें। डैम्पिंग कांस्टेंट बी की जगह क्या लिखा है मैंने बताओ, ये एम था, ये सी है, और ये है डैम्पिंग कांस्टेंट बी, और यहां पर सी के साथ क्या लिखा है 1/r। तो डैम्पिंग कांस्टेंट बी किसके इक्वल आएगा 1/r के। इसलिए हमने पूरी इक्वेशन पढ़ ली थी, तो हमें पता है डैम्पिंग कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, डैम्पिंग कांस्टेंट इक्वल आ जाएगा 1/r के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। ठीक है, तो वो इक्वेशन आपको बनानी मैंने सिखाई, तो इक्वेशन याद होगी तो आप इजीली कर सकते हो। तो अलग अलग एग्जाम्स अलग अलग ईयर्स में अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे, तो हमें सबका कंपैरिजन याद रखना है। ये क्वेश्चन जो पूछा था आपसे ये था एम्स 2014 का, मतलब एम्स में लगातार इस कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा था। 12 में सीरीज का, 13 में पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और 14 में अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा था। चलो मैं याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2015। A series RC circuit is connected to an alternating voltage source. Consider two situations when capacitor is air filled, when capacitor is mica filled. Current through resistance is I, voltage across capacitor is V then। अब कैपेसिटर का वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर के वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता है VC इक्वल्स टू होता है IXC, और IXC की वैल्यू आपको पता है, XC की वैल्यू होती है 1/C ओमेगा। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है ये सीधा सीधा C पे डिपेंड करेगा, सीधा सीधा C पे डिपेंड करेगा। करंट तो I है ही, कांस्टेंट है। अब C की बात करें, ये दो केस दिए हैं, एक कैपेसिटर है जिसमें एयर फील्ड है, एक कैपेसिटर इसमें माइका फील्ड है। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला हमें पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D, ये एयर का होता है। जैसे कोई आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हो, कैपेसिटी बढ़ जाती है, K टाइम्स हो जाती है। तो अगर मैं कैपेसिटी बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज कम होगा। हमने यही किया, सेकेंड केस में कैपेसिटी बढ़ा दी है तो वोल्टेज घट जाएगा, तो वोल्टेज घट जाएगा मतलब VB आपका VA से कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, तो AIPMT 2015 का है ये भी। पढ़े क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस R draws power P when connected to an AC source. If an inductance is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be। पहले सर्किट किससे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस से सिंपल, और एसी सर्किट से कनेक्टेड है, पावर ड्रॉ कर रहा है P। तो हमें पावर की फॉर्म में नेक्स्ट सर्किट का आंसर निकालना है। तो अब क्या करें, इफ एन इंडक्टर इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मौका वही है, इंडक्टर आपने एक्स्ट्रा प्लेस कर दिया। ठीक है, सो इस न्यूमेरिकल में पहले गिवन है R, ओनली R गिवन था, और रेजिस्टेंस पावर कंजम्पशन कितना करता है P। सो P का फॉर्मूला जो हमें पता है, P का फॉर्मूला होता है V² अपॉन R, ये फॉर्मूला है P का, ये फर्स्ट इक्वेशन है।
अब आपने क्या किया, रेजिस्टेंस के साथ एक इंडक्शन कॉइल और कनेक्ट कर दी, तो रेजिस्टेंस और कॉइल मतलब रिएक्टेंस, अब ये सर्किट बन गया आरएल सर्किट। पहले ओनली आर सर्किट था, तो आर सर्किट के पावर का फॉर्मूला सिंपल है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आरएल सर्किट में पावर का फॉर्मूला होता है, पी डैश लिख दूं तो वी आई इंटू कॉस फाइव, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो यहाँ पे वी आपको वी आर एम एस मतलब वी होगा और आई आर एम एस को मैंने आई लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखो आई इक्वस टू क्या होगा, आई इक्वस टू होगा वी अपॉन जेड, क्योंकि अब सर्किट क्या है, आरएल है, आरएल का टोटल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलते हैं, वी अपॉन जेड। और कॉस फाइव की वैल्यू, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर अपॉन जेड। क्लियर? तो यहां से आप देखो तो जेड हो गया, वी स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं देखूं वी स्क्वायर की वैल्यू, ये जो वी स्क्वायर आपको दिया है यहां पर, वी स्क्वायर, ये जो वी स्क्वायर है, वी इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर लो, तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करोगे तो पी इंटू आर हो जाएगा। तो यहां पे पुट कर लेते हैं, आ जाएगा पी इंटू आर, तो पी आर इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर। जो पावर कंजम्पशन यहां पर अब आएगा उसको आप लिखोगे पी आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें आएगा फोर्थ, पी आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इन एन एसी सर्किट connected to a capacitor, given frequency 50 Hz, voltage 220 volt supply। तो ये आपका क्वेश्चन है एम्स 2015 का, एम्स 2015 का क्वेश्चन है, राइट। सो इस क्वेश्चन में आप देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर पूछिए, अब पावर की फ्रीक्वेंसी, और जबकि वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और पावर की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, वो देखते हैं। देखो इधर वोल्टेज के लिए हम क्या लिखते हैं इक्वेशन, वोल्टेज के लिए इक्वेशन आती है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, तो ये तो है वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, राइट। अब पावर की बात करें तो पावर को हमने लिखा था, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, और दूसरा था वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला मैं आपके सामने मैंने लिखा, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अब फ्रीक्वेंसी किसकी पूछेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर की पूछेंगे जो वेरी करती है। अब वेरिएबल में आप देखो यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है और यहां पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है। इसको कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं साइन 2 ओमेगा टी, और इसको भी आप कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिखा जाएगा। तो कुल मिला के पावर के अंदर अगर फंक्शन देखें और फंक्शन के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये 2 ओमेगा टी लिखा आ रहा है। तो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, तो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो पावर की फ्रीक्वेंसी होती है 2 ओमेगा, मतलब वोल्टेज का और करंट का डबल। तो पावर की फ्रीक्वेंसी हमेशा वोल्टेज और करंट के ट्वाइस होती है। तो अगर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 है तो पावर की फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम्स 2015 का एक और क्वेश्चन। इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 54 वोल्ट। ये आपको सर्किट दे रखा है, इसमें रेजिस्टेंस है और फिर ये कॉइल है। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 54 वोल्ट। तो वी आर की वैल्यू 54 वोल्ट दे दी आपको। एंड पावर कंज्यूम्ड बाय इट इज 16 वॉट। इसके पावर जो कंज्यूम होती है वो 16 वॉट है। एसी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसकी है एफ। एंड जो सर्किट गिवन है आपको 120 वोल्ट इस पे गिवन है, 120 वोल्ट। अप्लाइड वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एल की वैल्यू फाइंड करो। एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसमें एल इसने पूछा है, निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 25 को
अब क्या सबसे पहले आप बताओ, नेट वोल्टेज आपके पास VRMS या V कह सकते हैं 120 है और VR आपको दे रखा है, तो क्या आप VL निकाल सकते हैं? क्या आपको रिलेशन पता है? भाई वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज 120 है, VR और VL में डिवाइड होता है, ठीक है, ये सीरीज RL सर्किट है। तो हमने जो रिलेशन पढ़ा वो क्या था? वो था V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो V की वैल्यू 120 है, स्क्वायर कर लें इसका, इक्वल्स टू VR कितना दिया 54, तो उसका भी स्क्वायर कर लो, प्लस VL स्क्वायर। तो क्या यहां से VL हम निकाल सकते हैं? VL स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 120 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर। तो VL सॉल्व करोगे तो आएगा 107 वोल्ट। VL की वैल्यू क्या आ जाएगी? 107 वोल्ट, ठीक है। अब पावर कितना कंज्यूम हो रहा है यहां पर? रेजिस्टेंस में 16 वॉट। तो करंट कितना फ्लो होगा ये हम निकाल सकते हैं क्या? पावर आपको पता है, VR आपको पता है, I आपको पता है। तो पावर P इक्वल्स टू क्या होता है? VI, तो मतलब VR इंटू I। अब I करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं इजीली। I इक्वल्स टू क्या होगा? P अपॉन VR। तो पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? 16, और VR कितना है? 54 वोल्ट। तो ये हमने करंट निकाल लिया। अब करंट निकाल लिया, VL निकाल लिया, तो XL निकाल सकते हैं। XL की वैल्यू क्या होती है? ये VL की वैल्यू है, ये आपके पास करंट की वैल्यू है, सेकेंड इक्वेशन। तो XL इक्वल्स टू क्या होता है? VL इक्वल्स टू आपको पता है IXL होता है। तो XL इक्वल्स टू क्या होगा? VL अपॉन I। VL कितना दिया? 107 वोल्ट, और करंट हमने निकाला वो था 16 डिवाइड बाय 54, 54 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास XL का रिलेशन आया, और XL इक्वल्स टू होता है L इंटू 2πf। L इंटू 2πf, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज। तो ये जो 2πf जो है ये हम इधर डिवाइड कर देते हैं, तो L के लिए रिलेशन आ जाएगा 107 इंटू 54 अपॉन 16 इंटू 2π, और F दे रखा है 60, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। इससे जब हम L निकालेंगे तो ये L आएगा अप्रॉक्स 0.96, सॉल्व करोगे तो आएगा 0.96 हेनरी, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? 1 हेनरी, ठीक है। इस तरह से हमें निकालना है। पावर और वोल्टेज से हमने क्या निकाला? पावर और वोल्टेज से हमने करंट निकाल लिया, करंट हमने निकाला, और इसी वोल्टेज से हमने क्या किया? VL निकाल दिया। VL हमारा अननोन था, और जैसे ही VL निकलता है, VL इक्वल्स टू क्या होगा? VL की वैल्यू आ गई हमारे पास, VL 107। VL इक्वल्स टू क्या होता है? IXL। तो यहां से हम XL निकाल सकते हैं। तो जब हमारे पास XL आ जाएगा तो XL इक्वल्स टू होता है L ओमेगा। तो फिर XL अपॉन 2πf से हम L निकाल सकते हैं। इस तरह से हम L यहां पर निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An inductor 20 millihenry and capacitor 50 microfarad and a resistor 40 ohm is connected in series। तो सर्किट कौन सा है? सीरीज LCR सर्किट है, और वोल्टेज लगा दिया 10 और साइन 350t। द पावर लॉस इन AC। तो पावर लॉस इसमें निकालना है आपको। तो पावर लॉस का फॉर्मूला बताओ LCR सर्किट के लिए। ये क्वेश्चन है नीट 2016 का। अब यहां से नीट शुरू हो गया था। तो पावर का फॉर्मूला, पावर कंजप्शन का फॉर्मूला, P इक्वल्स टू VRMS IRMS cos phi। VRMS IRMS cos phi। सो VRMS IRMS cos phi हमें यहाँ पे है। तो VRMS की वैल्यू क्या होगी? V की, ये V0 की वैल्यू 10 है, तो VRMS की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब IRMS कैसे आएगा? IRMS की वैल्यू आएगी V अपॉन Z से। अब मैं VRMS को V से लिख रहा हूं, और I की जगह लिख दूंगा V अपॉन Z। V अपॉन Z, और cos phi की वैल्यू होती है R अपॉन Z। R अपॉन Z cos phi की वैल्यू होती है। तो V जो VRMS है वो तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें V0 की वैल्यू पता है। VRMS की वैल्यू होती है V0 बाय रूट 2। तो V0 कितना है? 10। तो मीन्स यहाँ पे 10 बाय रूट 2, एक और आएगा 10 बाय रूट 2, फिर यहाँ पर आएगा रेजिस्टेंस कितना है? 40। फिर यहाँ पर नीचे आएगा Z स्क्वायर। Z स्क्वायर की वैल्यू होती है R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है इसका। अब एक्सएल एक्सी भी निकाल सकते हैं हम, एक्सएल एक्सी रिक्वायर्ड है तो एक्सएल निकाल लें। एक्सएल इक्वल्स टू क्या होगा, एल ओमेगा। एल कितना है 20 मिली हेनरी, ओमेगा कितना है भाई, ओमेगा आपको दे रखा है 340। तो यहां से एक्सएल निकाल लेंगे, एक्सी भी निकाल सकते हैं। एक्सी क्या होगा 1/c ओमेगा, सी कितना है 50 माइक्रो 10⁻⁻⁶, ओमेगा कितना है 340, ओमेगा 340 दे दिया यहां पर आपको। ठीक है, तो ये ओमेगा 340 है, ये मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे एक्सएल एक्सी आ जाएगा, उसकी वैल्यू वहां पुट करोगे। रेजिस्टेंस आपको पता है 40 है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो उसको सॉल्व करोगे तो पावर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अप्रॉक्स पावर की वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर 0.47, पावर की वैल्यू है 0.47 वॉट। सॉल्व करेंगे 0.47 आ रहा है, तो अप्रॉक्स आंसर लेना है। नियरेस्ट आंसर जो होगा इसका, ये सब सॉल्व करेंगे ना हम, तो हमारे पास 0.47 आ रहा है, बट अप्रॉक्स आंसर लेना है तो 0.47 के अप्रॉक्स कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट। अप्रोक्सीमेटली 0.4 मतलब 0.5 तक पहुंच गए हमने कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्स आंसर इसका 0.51 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके कैलकुलेट करके आपको मिलेगा। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A small signal voltage Vt V naught sin omega t is applied across ideal capacitor। तो ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, बस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो ये नीट 2016 का है क्वेश्चन। कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। देखो, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, लैग, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो पहले में लिखा है करंट लैग करता है, गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरा, ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। तो एनर्जी की बात करें या पावर की बात करें तो प्योर कैपेसिटर में पावर लॉस क्या होता है, जीरो होता है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। थर्ड देखो, करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, तो कैपेसिटर में तो करंट आगे होता है। फोर्थ, करंट आई टी लीड्स द वोल्टेज। अब करंट लीड तो करता है बट इस ऑप्शन में दे रखा है 180 डिग्री से, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकेंड। Now, next question. Which of the following combination should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? Communication में जो LCR circuit यूज कर रहे हैं ट्यूनिंग के लिए, उसके लिए बेटर कॉम्बिनेशन क्या होगा। अब LCR सर्किट हमने पढ़ा, LCR सर्किट में हमने एक चीज पढ़ी थी, वो था क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर जिस सर्किट का अच्छा होता है उसकी शार्पनेस अच्छी होती है, उसमें करंट मैक्सिमम मिलता है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू था 1/R√L/C। ठीक है, तो बेटर सर्किट होगा जो कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए Q होना चाहिए हाई। अब Q हाई होगा तो इसका मतलब R क्या होगा, R कम होना चाहिए। C भी क्या होगा, C भी कम होना चाहिए, और L ज्यादा होना चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी फैक्टर R डिक्रीजेज, C डिक्रीजेज एंड L इंक्रीजेज। ठीक है, तो L शुड बी लार्ज एंड R एंड C शुड बी लो। तो आप देखो ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं। सबसे देखो आप, L सबसे लार्ज किस में है, L सबसे लार्ज ये आ गया, फर्स्ट L सबसे लार्ज है, L लार्ज होना चाहिए, तो R और C सबसे कम होना चाहिए। तो R देखो सबसे कम यही है, ये R सबसे कम है, और C भी सबसे कम होना चाहिए, तो सबसे कम ही है। ठीक है, तो क्लियर है इसका पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन में पूछा था, तीनों कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएं फॉर बेटर ट्यूनिंग। बेटर ट्यूनिंग मतलब शार्प ट्यूनिंग, शार्प ट्यूनिंग मतलब शार्पनेस अच्छी होनी चाहिए, और शार्पनेस क्वालिटी फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो क्वालिटी फैक्टर हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट है आपका। ये भी नीट 2016 का है, सेकेंड राउंड का, 2 बार हुआ था नीट 2016 में, तो सेकेंड राउंड का है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आर 80, 40 और 100 वोल्ट। तीनों पर वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप आपको दे दिया है। पावर फैक्टर फॉर द सर्किट पूछा है। अब बताओ, पावर फैक्टर वोल्टेज से निकालना है, तो वोल्टेज से पावर फैक्टर निकाल सकते हैं इजीली, वोल्टेज से पावर फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। बताओ
कैसे होगा ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है, सेकंड का। सो पावर फैक्टर, अगर वोल्टेजेस दे रखे हैं तो पावर फैक्टर कैसे निकलेगा? पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? cos फाई। cos फाई इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था? R अपॉन जेड। ठीक है, R अपॉन जेड करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा IR अपॉन आई जेड। ठीक है, तो IR अपॉन आई जेड, तो IR अपॉन आई जेड में IR तो हो जाता है VR और आई जेड क्या होगा? नेट वोल्टेज V। तो इससे हम निकाल सकते हैं cos फाई। अब VR की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस पर ड्रॉप कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आर 80 एंड 40 एंड 100 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इसमें एक इंडक्टर है, तो इंडक्टर के लिए दिया है कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस के बाद यहां पर एंड इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस सबसे लास्ट में है। कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, इंडक्टेंस वर्ड यहां पर लास्ट में आएगा। तो बताओ, अब सबसे पहले रेजिस्टेंस दिया है तो हमें क्या दिया? VR की वैल्यू दे दी। सबसे पहले रेजिस्टेंस मींस VR कितना है? 80। फिर हमें दिया कैपेसिटर मतलब VC कितना है? 40। फिर कैपेसिटर के बाद इंडक्टेंस दिया था, तो VL की वैल्यू कितनी है? 100। तो क्या V नहीं निकाल सकते? V तो इजीली आ जाएगा। V की वैल्यू होती है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। वोल्टेज निकाल सकते हैं इजीली, तो नेट वोल्टेज हमारे पास मिल जाएगा। तो VR कितना? 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस VL कितना? 100 माइनस 40 करना है। ये 100 माइनस 40 करना है मतलब 60 आ जाएगा, 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 तो हम बाहर ले लेते हैं, स्क्वायर करेंगे 10 बाहर ले लिया। अब 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी आपका 100 आ गया। 100 का अंडर रूट 10 हो गया, तो 10 इंटू 10 मीन्स नेट वोल्टेज 100 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं इजीली। VR की वैल्यू कितनी है? VR की वैल्यू है 80, तो हमने रख दिया VR 80 और नेट वोल्टेज कितना है? वो हमारा निकला 100, ये 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई 0.8। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट, करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट इसका, राइट। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस हमने की है 2016 तक। अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थर्ड में हम इसके आगे के क्वेश्चंस और करेंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। न्यूमेरिकल फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक सेट करते हैं लेवल। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम नीट में, जेईई मेंस में आ सकते हैं। सो इस लेवल को देखते हुए आपको तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, पार्ट थर्ड में।